गाइज तो आज अपन एम्स नॉर्थ 2022 का रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड का, उसके बारे में अपन बात करेंगे और साथ में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको आगे क्या क्या करना है। तो पूरा जो नॉलेज है, पूरा जो डिटेल है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस के अंदर जो फाइनल कट ऑफ है, कौन सी रैंक तक किस कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हुआ है और आगे जो वेटिंग आएगी तो वो कितनी वेटिंग रह सकती है। इसके अंदर जिनका सिलेक्शन हो गया उनको अब आगे क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसके अंदर ज़रूरत है और जो सर्टिफिकेट आपके पास है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, वो कौन सी डेट तक का वैलिड रहेगा और सेकेंड राउंड कैसे फिलअप करना है और सेकेंड राउंड होगा या नहीं होगा और वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो ये सभी जो डाउट्स हैं, ये सभी क्वेश्चन हैं आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से तक देखते रहना, जिससे कि आपको जितने भी डाउट हैं आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो फाइनल कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं, जो फर्स्ट जो राउंड है इसके अंदर जो फाइनल कट ऑफ रही है वो है अनरिजर्व कैटेगरी और मेल कैटेगरी के अंदर 2014 रैंक तक का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी के अंदर 2184 है, एससी के अंदर 2850 है, एसटी के अंदर 8678 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2776 है। ऐसे ही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो फीमेल कैटेगरी के अंदर 3180 है, ओबीसी के अंदर 4843 है, एससी के अंदर 6956 है, एसटी के अंदर 9285 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8581 रैंक तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें आगे वेटिंग आएगी या नहीं आएगी? वेटिंग आएगी। सेकेंड राउंड जो होगा उसके साथ में जो फर्स्ट राउंड के अंदर जो ज्वाइन नहीं करेंगे और सेकेंड राउंड के लिए जो कैंडिडेट बच जाएंगे, उसके बाद में जो कैंडिडेट रहेगा उनका सेकेंड राउंड के साथ में वेटिंग है वो क्लियर कर दी जाएगी। तो वेटिंग कितनी आएगी? तो वेटिंग है वो ज़्यादा नहीं आएगी, वो वेटिंग बहुत कम आएगी। अब अप्रोक्स अगर अपन बात करें तो हर रैंक के अंदर, अगर हर कैटेगरी के अंदर अगर अपन 10 रैंक को अगर प्लस करके चलते हैं तो जैसे कि 2014 रैंक आई है, अगर इसमें 10 प्लस कर दिया जाए तो 2024 रैंक तक का जो कैंडिडेट है वो वेटिंग का इंतज़ार कर सकता है एम्स नॉर्थ 2022 तक। कन्फर्म नहीं है लेकिन हाँ वो इंतज़ार कर सकता है। ओबीसी के अंदर ऐसे ही अगर करें तो 2194 हो जाएगा। ऐसे सब में आपको प्लस 10 करके चलना है। तो ये जितनी भी जो कैटेगरी है उन सभी कैटेगरी का पर्टिकुलर जो रैंक वाइज है इसके अंदर हमने मेंशन कर दिया है। आगे कुछ एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है जिसके अंदर की कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और सर्टिफिकेट की जो डेट है वो कौन सी वैलिड रहेगी, ये सभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आते हैं तो सबसे 6 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पर 6 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंदर जो मेंशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस जो लिस्ट को यूज़ कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ये उसका राइट है। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो मेंशन है पॉइंट नंबर 7 है, इसके अंदर जो प्रोविजनली जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो इस लिस्ट के अंदर आए हैं, जो मैंने रैंक बताई है, उन सभी कैंडिडेट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में माई पेज के अंदर जाना है और वहाँ पर जिस कैंडिडेट के पास में जो एम्स है वहाँ पर आपको मिलेगी कि आपको कौन सा एम्स मिला है या फिर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो आपको मिले हैं, उसके अंदर आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप उस चीज़ को एग्री हैं तो एक्सेप्ट करके, और आपको करना क्या है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन करके और वहाँ पर अपलोड कर देने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने का है वो आप अभी अपलोड करेंगे और जिसकी लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। तो 17 अक्टूबर 2022 से पहले पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर आपको अपलोड करने। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करना है। उसके बाद में अगर आप ऑप्शन फर्स्ट की तरफ अगर जाते हैं तो एक्सेप्ट कर लेना है, आपको रिपोर्ट करना है और जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए भी जाना है। अगर आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है कि सेकंड ऑप्शन है वो चूज करना है। अब सेकंड ऑप्शन उन कैंडिडेट के लिए, जैसे कि आपने फर्स्ट पर आपने डाला था RML, सेकंड पे आपने डाला था दिल्ली एम्स,
अगर आपको आरएमएल हॉस्पिटल मिल गया तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आपकी जो लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर आपको ऊपर एक भी एम्स है वो या हॉस्पिटल है वो नहीं है। तो आप सेकंड ऑप्शन वो कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके लिए हॉस्पिटल है वो नहीं है वैकेंट, जिसके लिए आप फर्दर आपसे जो जो फर्स्ट जो आपको ऑप्शन मिल गया है तो आप उससे पहले नहीं जा सकते। अगर आपको दिल्ली एम्स मिला है और आप आरएमएल के लिए सेकंड राउंड है या सेकंड ऑप्शन है वो करवाना चाहते हैं तो हाँ, आप इस जगह पर आप एलिजिबल रहेंगे। आप दिल्ली एम्स से आरएमएल के लिए सेकंड ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको आरएमएल जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है या फिर आपको थर्ड ऑप्शन है अदर, जैसे कि है एम्स भोपाल अगर आपको मिला है और आप एम्स दिल्ली या आरएमएल के लिए सेकेंड ऑप्शन करवाना चाहते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है या फर्स्ट नंबर का जो हॉस्पिटल आपको मिल गया है तो आप सेकेंड ऑप्शन नहीं करवा सकते। आपको फर्स्ट ऑप्शन वाले हॉस्पिटल के अंदर एक्सेप्ट करके वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने रहेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन वाला जो था इसके अंदर ऑप्शन 2 है, उनमें साफ साफ यहाँ पर मेंशन है कि वो कैंडिडेट यहाँ पर जिनको अलॉट हुआ है फर्स्ट प्रीफ्रेंस वो कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उनको ऑप्शन 1 है वो कंप्लीट करना है और उसके आगे की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। अब जो कैंडिडेट ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर रहा है उस कैंडिडेट को 25,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो उसको पे करना रहेगा, डिपॉजिट करवाना रहेगा, और ये है जो रहेगी आपकी रिफंडेबल रहेगी। रिफंडेबल है, रिफंडेबल किस कंडीशन के अंदर है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है। रिफंडेबल उस कंडीशन के अंदर है अगर आप ऑप्शन 2 आपको जो मिलता है उस ऑप्शन 2 को आप चूज कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको मिलने के बाद में जैसे आपने सेकंड राउंड आपने काउंसलिंग करवाई और सेकंड राउंड के अंदर आपको जो भी हॉस्पिटल या एम्स है आपको अलॉट हो गया। अलॉट होने के बाद में आपने वो हॉस्पिटल या एम्स है उसको आपने ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद में जो 25,000 रुपये है वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। इन केस अगर आपको सेकंड ऑप्शन आपको मिला है और सेकंड ऑप्शन आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं करने की कंडीशन में आपके ये जो 25,000 रुपये हैं वो आपको रिफंड नहीं होंगे। ऑप्शन ई है, इसके अंदर ये जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट अगर अपन देखें जो कैंडिडेट हैं उनको जो डेट दी हुई है उसी डेट के अंदर उनको सेलेक्ट करना है और जो डेट जाने के बाद में वो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई कैंडिडेट है जिस कैंडिडेट को अलॉट हो गया है सीट और उसके बाद में भी अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उस कैंडिडेट की जो सीट अलॉट हुई है उसको कैंसिल मान लिया जाएगा और जो वो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को इनएलिजिबल कर दिया जाएगा उस काउंसलिंग के लिए, और जो सीट है वो आगे जो सेकेंड राउंड होगा जो वेटिंग होगी वेटिंग के अंदर सेकेंड जो पर्सन होगा उसको अलॉट कर दिया जाएगा। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि कैंडिडेट को वहाँ पर सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो आता है 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपकी मार्कशीट के साथ में भी हो सकता है या फिर आपको अलग से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर आपकी जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, उसका ओरिजिनल, प्रोविजनल, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ये सभी आपके पास होने चाहिए विथ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट, डिक्लेरेशन, इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट, ये सभी उस पर मेंशन रहेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपका जीएनएम में बीएससी है दोनों का स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसमें जीएनएम है उन कैंडिडेट के लिए जो 50 बेडेड का जो एक्सपीरियंस मांगा था वो एक्सपीरियंस उनके पास में होना चाहिए और साथ में जो वो बेडेड है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनओसी, अगर कोई कैंडिडेट है वर्किंग है और जिन्होंने मेंशन किया था फॉर्म भरते टाइम, ये बात मेरी क्लियरली सुन लीजिए
जिस कैंडिडेट ने मेंशन किया था फॉर्म भरते टाइम, उन कैंडिडेट को एनओसी की यहाँ पर नीड रहेगी। वो कैंडिडेट अपनी एनओसी है वो भी यहाँ पर अपलोड करें। वैलिड सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 से मार्च 2023 तक का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर शो करना चाहिए जो डिसेबिलिटी है वो कितना % है और जो अथॉरिटी जी हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्लिप है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। जो स्लिप है जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका ऑनलाइन का जो स्लिप है वो होना चाहिए, साथ में उस कैंडिडेट का सिग्नेचर भी होना चाहिए। एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास में होना चाहिए जिसपे कैंडिडेट के साइन हो। ये सभी आप जब आपका डैशबोर्ड ओपन करोगे, कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड वहाँ पर डालोगे तो वहाँ पर आपके पास में एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये पूरा डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ से आप ऑप्शन है वो चूज़ करोगे, एक्सेप्ट करोगे, वहीं पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। कॉपी ऑफ द ओरिजिनल आईडी कार्ड जिसमें कि आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको ईमेल आ गया होगा, वहाँ से आप डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके और इसको पूरा आपका जो साइन है वो वहाँ पर करना है आपको। कॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ है वो भी आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट who fail the upload the produce valid certificate OBC, EWS, ST, SC during document verification as per the claim category registration form candidate will not be considered. In case of allocation reserve category seat will be cancelled and eligibility is subsequent round shall be subject to cutoff rank of unreserved category. अब यहाँ पर ये बात आती है अगर कोई कैंडिडेट है और वो कैंडिडेट अगर ओबीसी सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट नहीं कर पाता है तो उस कैंडिडेट को जो सेकंड राउंड होगा उस सेकंड राउंड के अंदर उसको जर्नल कैटेगरी के अंदर मान लिया जाएगा। अगर उस कैंडिडेट की जर्नल कैटेगरी के अंदर अगर रैंक अच्छी आ रही है तो उस कैंडिडेट को जर्नल कैटेगरी से यहाँ पर अलोकेशन हो जाएगा सीट का। ये एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है एम्स ने। अगर किसी कैंडिडेट के पास में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर वो कैंडिडेट आ रहा है और उन कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैंडिडेट जर्नल कैटेगरी से सेकंड राउंड जो होगा उसके अंदर जर्नल कैटेगरी से उनको जो एम्स है वो अलॉट कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड में जो मिला था वो वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड राउंड के अंदर उनको जर्नल कैटेगरी से वहाँ पर फिलअप कर दिया जाएगा। तो जो सीट एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अंदर वैकेंट रहेगी, अगर मान लो कोई कैंडिडेट नहीं है तो इन चारों में से अगर किसी भी रैंक के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी सीट वैकेंट रहेगी, उनको सेकंड राउंड के अंदर वेटिंग वाले जो कैंडिडेट है उनको दे दिया जाएगा। और ये जो अगर टॉपर कैंडिडेट है तो इनको जर्नल के अंदर सीट अलॉट हो जाएगी। वैलिड जो सर्टिफिकेट का जो पोर्शन था वो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि यहाँ पर जो दिया हुआ है 1/4/2022 से 31/3/2023 तक के जो कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है इस जो टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो वो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। यही ईडब्ल्यूएस है और यही ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो डेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की जो लास्ट डेट है वो है इसके अंदर 7 नवंबर 2022। जितने भी एम्स हैं ऑल एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सभी की जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2022 है। 7 नवंबर 2022 से पहले जितने भी हॉस्पिटल हैं
वो अपने अपने जो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन से मोड से करवाता है। जैसे ये एम्स देवगढ़ है, उनकी जो डेट है वो आ चुकी है अभी 2-3 दिन पहले, जो कि एम्स जो नॉरसेट 2021 का सेकेंड राउंड था, उसके साथ में ही उसने जो फर्स्ट राउंड है 2022 का, इन दोनों को एक ही डेट के अंदर, शायद वो 17 अक्टूबर दी हुई है, 17 अक्टूबर को इन दोनों की डेट है, वो वहाँ पर ऑफलाइन मोड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। फर्स्ट में उन कैंडिडेट को ऑनलाइन एक्सेप्ट करना है और देन वो ऑफलाइन मोड पे वहाँ पर जाएंगे। एक्सेप्ट ऑनलाइन सभी को करना है। अगर एम्स कोई भी ऑफलाइन करवाती है या ऑनलाइन करवाती है, एक्सेप्ट सभी को ऑनलाइन करना है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, लास्ट और पॉइंट जो दिया हुआ है, ऑल पार्टिसिपेंट एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल NITRD रिजर्व द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेचर इन केस ऑफ फेल्यूर टू सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता है तो उस कैंडिडेट का जो क्वालिफिकेशन है या फिर उस कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल कर सकते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर जाके, या फिर जो कैंडिडेट है ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद में भी ये उसको कैंसिल कर सकते हैं अगर उसके डॉक्यूमेंट में कोई भी इम्बैलेंस हुआ तो। चाहे आपके पास में 2 सैलरी आ चुकी हो या 5 आ चुकी हो या आपको 5 साल वहाँ पर जॉब करते हो गए हो, 5 साल बाद में भी अगर डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक होते हैं और डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट होता है तो वहाँ से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का कम्युनिकेशन अगर एम्स के द्वारा किया जाता है तो वो सभी कम्युनिकेशन आपके पास में ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर उसके थ्रू आपसे यहाँ पर कन्वर्सेशन किया जाएगा। आई होप कि आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो यहाँ पर रेड कलर का जो सब्सक्राइब दिया हुआ है वहाँ से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है वो सभी आप तक पहुँच पाएँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उन कैंडिडेट के पास में भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। नर्सेज हब का एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपके दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो कि वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज हैं उनको वो बेनिफिट उठा पाएँ। धन्यवाद।